वैसे प्रीति, दिव्या ने अमन को कॉल लगाने के लिए फोन उठाया ही था कि अचानक उसके मन में कुछ खटका और फोन वापस रखते हुए उसने पूछा, तुम्हें मैं 2-3 दिनों से नोटिस कर रही हूँ, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? हाँ दिव्या, वो असल में बात यह है कि प्रीति बोलते बोलते थम गई। वह अचानक अपने मन में सोचने लगी। नहीं प्रीति, ये तू क्या कर रही है? तू दिव्या के सामने उसके पति को लेकर इतना बड़ा इल्जाम लगाने जा रही है, लेकिन क्या तेरे पास कोई सबूत है? नहीं प्रीति, तुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादीशुदा जिंदगी को खराब करने का कोई हक नहीं है। मन में ऐसा ख्याल आते ही प्रीति के भाव बदलने लगे। अपना गला साफ करके उसने नरम लहजे में कहा, वो बात यह है दिव्या कि मुझसे तुम्हारा गम देखा नहीं जाता। वो अमन तो खुद जाने कहां पार्टी कर रहा होगा और तुम्हें यहां घर पर अकेला छोड़ दिया। अरे जब तुम्हें अकेले ही चिल आउट करना है तो फिर शादी करने का फायदा क्या? चलो हम भी घर पर नहीं बैठेंगे। इतना बोलकर प्रीति फौरन उठ खड़ी हुई और अपने बाल ठीक करने लगी। दिव्या ने चौंक कर उससे पूछा, अरे लेकिन हम जा कहां रहे हैं, वो भी शाम के 7 बजे? प्रीति ने दिव्या के सामने आकर चुटकी बजाई और आंखें नचाते हुए बोली, मेरी जाने मन, मेरे साथ रहोगी तो ऐश करोगी। तुम्हें पता है ना कि आज आर्ट गैलरी में एक आर्ट एग्जीबिशन लगा है। हाँ यार, दिव्या ने कहा, मगर अचानक उसका चेहरा उतर गया। बेहद अफसोस के साथ उसने आगे कहा, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते ना, वहां सिर्फ आर्ट की फील्ड से जुड़े वीआईपी लोगों को इनवाइट किया गया है। प्रीति ने अपने दोनों हाथों को हिलाकर कहा, वही तो, तुझे क्या लगता है तेरे सामने जो बंदी खड़ी है वह क्या वीआईपी नहीं है? चल हम भी तफरी मार के आते हैं। ऐसा कहकर प्रीति ने दिव्या का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर खड़ा कर दिया। दोनों ने फटाफट पार्टी वियर कपड़े डाले और गाड़ी लेकर निकल पड़ी। बसंत आर्ट गैलरी शहर की सबसे बड़ी आर्ट गैलरीज में से एक थी, जहां पर आए दिन छोटे बड़े इवेंट होते रहते थे। प्रीति ने अपना कार्ड एंट्रेंस पर दिखाया और दिव्या को लेकर सीधा अंदर घुस गई। भीड़ कम थी, लेकिन जितने लोग थे वे शहर के जाने माने लोग थे। तभी दिव्या की नजर अचानक एक पोस्टर पर गई और वह चौंक पड़ी। अरे वाह! पोस्टर के ऊपर एक शख्स की फोटो छपी थी। फोटो की तरफ इशारा करके दिव्या बोली, मिस्टर मजुमदार भी आए हुए हैं यहाँ पर, मुझे नहीं पता था। दिव्या की इस बात पर प्रीति की हंसी छूट गई। उसने फोटो के ठीक ऊपर इशारा किया जहां इवेंट की तारीख लिखी हुई थी। वह बोली, नहीं पागल, आज नहीं आए हैं, वह तो कल आने वाले हैं ना। अभी मैं इतनी बड़ी आर्टिस्ट नहीं हुई कि मिस्टर मजुमदार के इवेंट में तुझे लेकर घुस जाऊं, लेकिन आएगा, वह दिन भी जल्दी ही आएगा। ये तो हमारे एक पुराने क्लासमेट की पार्टी है। वह ईशान याद है तुझे, जो हमारे साथ पढ़ता था? दिव्या अभी सोच ही रही थी कि अचानक एक लड़के की आवाज उसके कान के पास सुनाई दी, ये लीजिए बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। प्रीति और दिव्या दोनों एक साथ पलटी तो देखा कि ईशान सामने खड़ा है। ईशान लंबे कद का एक छरहरा नौजवान था, जिसके ऊपर शहर की हजारों लड़कियां फिदा थी। उसकी पर्सनैलिटी तो वाकई गजब की थी, मगर उसकी आवाज में भी एक अनोखी कशिश थी, एक अलग ही जादू था। प्रीति तो उसे देखते ही जैसे हवा में उड़ने लगी। उसने फौरन अपना हाथ ईशान की तरफ बढ़ा दिया और चहकते हुए बोली, हाय ईशान, कहाँ थे तुम? ईशान ने प्रीति से हाथ तो मिलाया, मगर उसकी नजर दिव्या पर थी। अपनी भौहें ऊपर चढ़ाते हुए उसने बेहद सलीके से जवाब दिया, मैं तो यही था प्रीति, लेकिन तुम्हारी नजर नहीं गई और जाती भी कैसे, जिसके बगल में मिस दिव्या जैसी खूबसूरत हसीना खड़ी हो, वह भला कहीं और क्यों देखे। रेड वेलवेट के स्लीवलेस गाउन में दिव्या वाकई कहर ढा रही थी, मगर अपनी तारीफ से वह जाने क्यों शर्मा गई और बेबस होकर प्रीति का मुंह देखने लगी। एक अजीब सा क्षण बन गया, जिसे तोड़ते हुए प्रीति ने तपाक से कहा, मिस दिव्या नहीं, मिसेस दिव्या बोलो। अब इसकी शादी हो चुकी है, तो प्लीज फ्लर्ट करना बंद करो और मेरी तरफ देखो। प्रीति का जवाब सुनते ही ईशान का चेहरा उतर गया। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके हलक में हाथ डालकर उसका दिल निकाल लिया हो। प्रीति के जोर देने के बावजूद उसने प्रीति की तरफ देखा भी नहीं। दिव्या की तरफ देखते हुए वह बेहद उदास स्वर में बोला, दिव्या, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। हम पुराने दोस्त हैं,
मुझे तो इनवाइट करना चाहिए था, और कुछ नहीं तो कम से कम तुम्हारी शादी में आकर 2 आंसू ही बहा लेता। दिव्या के पास इस फ्लर्टिंग का कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ एक खोखली हंसी हंसकर रह गई और बोली, कोई बात नहीं ईशान, रोने के लिए तो अब सारी जिंदगी पड़ी है, रोते रहना। हाँ, मेरे लिए मत रोना, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, और वैसे भी तुम्हें लड़कियों की कौन सी कमी है। ईशान ने हंसते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए, अपना गला साफ किया और बोला, लड़कियां तो हजारों हैं इस शहर में, लेकिन हर लड़की दिव्या कोठारी नहीं होती है। खैर, आप लोग पार्टी एंजॉय करिए, मुझे और भी लोगों को अटेंड करना है। ईशान यह बोलकर आगे बढ़ गया। प्रीति ने दिव्या की तरफ देखा और आंख मारी। दिव्या मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। प्रीति और दिव्या दोनों के लिए यहाँ करने को कुछ खास नहीं था। पुराने दोस्त भी ऐसे मिले जिनसे उनका नाता कब का टूट चुका था, इसलिए बात करने का कोई टॉपिक नहीं था। 10-15 मिनट तक इधर उधर की गॉसिपिंग करने के बाद दोनों फूड स्टॉल्स की तरफ चल पड़ी। दिव्या ने भले ही लाइट डिनर का प्लान बनाया था, मगर प्रीति को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ खाने के लिए ही यहाँ आई है। अपनी अपनी प्लेट लेकर दोनों एक खाली टेबल पर आकर बैठ गईं कि तभी माइक में कुछ खरखराहट हुई। प्रीति ने फौरन दिव्या को कोहनी मारी और बोली, अरे वो देख, तेरा आशिक चढ़ गया स्टेज पर, अब कहीं तेरे लिए गाना वाना न शुरू कर दे। दिव्या ने भी फौरन स्टेज की तरफ देखा और हंसते हुए वाइन का सिप लेते हुए कहा, अरे कुछ मत बोल यार, अगर कहीं उस पागल ने सुन लिया तो सच में गाने लग जाएगा। दिव्या आंधियों से बचने की दुआएं कर रही थी, लेकिन वह कहां जानती थी कि एक भयानक तूफान उसका इंतजार कर रहा है। ईशान स्टेज पर पहुंचा और सारी लाइट्स ऑफ हो गई। अब सिर्फ एक स्पॉटलाइट थी जो सीधा उसके ऊपर पड़ रही थी। ईशान ने अपनी टाई ठीक की और बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वॉन्ट योर अटेंशन प्लीज। देखिए, मैं जानता हूँ आप सब बहुत बिजी हैं। हमारा काम ही ऐसा है कि हमें बिजी रहना पड़ता है, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल में से प्लीज मेरे लिए 5 मिनट निकालिए, मुझे अपने दिल की बात कहनी है। अब प्रीति, दिव्या और बाकी सब लोग ईशान को गौर से देखने सुनने लगे। ईशान ने कुछ रुक कर आगे कहा, दोस्तों, आज हम सब एक खास मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे आज इसी जगह मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया है। वो लड़की जिसे मैं बचपन से जानता हूँ और दिलो जान से चाहता हूँ, वो आज हमारे बीच मौजूद है। इतना कहते ही हॉल में जबरदस्त ह्यूटिंग शुरू हो गई और तालियां गूंजने लगी। जितनी भी लड़कियां थीं, सब इसी सोच में थीं कि आखिर वो लकी गर्ल है कौन। मगर शायद इसका जवाब दिव्या को पहले से मालूम था। ईशान आगे बोला, सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूं आप लोग बेचैन हो रहे हैं, लेकिन मुझ पर भरोसा कीजिए, उसका नाम जितना खूबसूरत है, वह खुद उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। मैं बात कर रहा हूं मिस दिव्या कोठारी की, जो वहां सामने कोने की टेबल पर बैठी है। ईशान के इतना कहते ही स्पॉटलाइट घूम गई और फोकस तुरंत दिव्या के ऊपर शिफ्ट हो गया। दिव्या की हालत तो ऐसी हो गई कि वह शर्म के मारे जमीन में धंसी जा रही थी। वह अपने आप से बड़बड़ाई, हे भगवान, ये क्या हो गया है ईशान को? और प्रीति, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? तालियों का शोर बढ़ गया था। हर नजर दिव्या पर टिकी थी। लड़के ईशान की पसंद की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, जबकि लड़कियां जल भुनकर राख हो रही थी। इन सब के बीच प्रीति ने फुसफुसाकर कहा, मैं क्या बोलूं यार, मुझे क्या पता था कि वह बेवकूफ स्टेज पर चढ़कर इस तरह की नौटंकी कर देगा। वैसे यार दिव्या, ईशान कोई बुरा लड़का भी नहीं है। तेरे उस अमन से तो लाख गुना अच्छा है, और यह बात तुम भी जानती हो। दिव्या ने घूर कर प्रीति को देखा। इसके बाद वो अपनी जगह से उठी और तेज चाल में चलते हुए स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। सभी लोगों की नजरें उसी पर टिकी हुई थीं। ईशान बड़ी बेताबी से दिव्या का एक एक कदम गिन रहा था। आखिरकार दिव्या स्टेज पर चढ़ी और उसके हाथ से माइक ले लिया। हर तरफ खामोशी छा गई और इसी बीच दिव्या बोली, देखो ईशान, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे मन में यह भावना कब और कैसे पैदा हुई। मैंने तो पार्टी में आते ही तुम्हें बता दिया था कि मेरी शादी हो चुकी है। इसके बावजूद ये बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम ये जो सपना देख रहे हो, इससे बाहर निकल आओ। मैंने अपना हमसफर चुन लिया है। तुम्हारी ताकत या शोहरत मुझे मेरा फैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकती। धन्यवाद।
दिव्या ने यह बोलकर माइक वापस ईशान के हाथ में रख दिया और अपने गाउन को संभालते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर आई। पूरे हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और ईशान को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे करारा थप्पड़ जड़ दिया हो। प्रीति के पास पहुंचकर दिव्या ने धीमी आवाज में कहा, तू मेरे साथ चलेगी या शादी करेगी ईशान से? हाँ हाँ चलूंगी ना, प्रीति बोली और दौड़कर दिव्या के पीछे चल पड़ी। स्पॉटलाइट अभी भी ईशान पर ही पड़ रही थी, लेकिन अब कोई उजाला उसके चेहरे पर लगी कालिक को मिटा नहीं सकता था। वह दिव्या को जाता हुआ एकटक देखता रहा और मन में भुनभुनाता रहा, मैं यह दिन याद रखूंगा दिव्या, हमेशा याद रखूंगा। 10 बजे तक दोनों लड़कियां घर वापस लौट आई। दिव्या का गुस्सा अब थोड़ा कम जरूर हुआ था, मगर प्रीति से उसकी नाराजगी खत्म नहीं हुई थी। इधर प्रीति के दिमाग में अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। मैंने तो इस लड़की के भले के लिए ही कहा था। वह 2 टके का लड़का जिसका ना कोई पास्ट है ना फ्यूचर, ये उसे अपना पति मान बैठी है। अमन जैसे गैर जिम्मेदार लड़के के लिए इसने ईशान के प्यार को ठुकरा दिया। अभी तक तो मैं यही सोचकर चुप थी, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। मुझे अमन की हकीकत बतानी होगी। दिव्या अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। प्रीति कपड़े बदल चुकी थी, इसलिए जाकर बिस्तर पर बैठ गई और दिव्या के चेहरे की तरफ देखकर बोली, दिव्या माफ कर दे यार, मैं मानती हूं कि मुझे आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन वहां मुझसे ज्यादा जरूरत अमन की थी। सोच, आज अगर अमन तुम्हारे साथ होता तो क्या ईशान यहां बोलने की हिम्मत कर पाता? नहीं, मैं तो कहती हूं कि तुम अभी के अभी अमन को फोन लगाओ और पूछो उससे कि कहां है वह इतनी रात तक। दिव्या ने प्रीति को कोई जवाब तो नहीं दिया, मगर फोन उठाकर सच में अमन को कॉल लगा दिया। इधर अमन शाम से तन्हा बैठा अपनी तन्हाई से लड़ रहा था। थाने के सामने टहलते हुए वह सिगरेट फूंक रहा था और खुद से बातें की जा रहा था। ये रचना जाने कहां रह गई। दिव्या का फोन किसी भी समय आ सकता है। मुझे उसी वक्त चले जाना चाहिए था, लेकिन अगर चला जाता तो यह रचना हाथ धोकर मेरे पीछे लग जाती। अपने पुराने राज को दबाने के लिए इस मामले में खुद को बेगुनाह साबित करना जरूरी है। अमन यह सोच ही रहा था कि अचानक उसका फोन बजा। कॉल दिव्या का ही था। उसके हेलो कहने से पहले ही दिव्या गरजती हुई बोली, कहां हो तुम? रात के 10 बज रहे हैं और तुम्हारा कुछ पता नहीं है। अमन ने हकलाते हुए जवाब दिया, मैं असल में एक दोस्त के साथ हूं। दिव्या भी शातिर थी, झट से पूछ लिया उसने, कहां है तुम्हारा दोस्त, बात करवाओ। अमन ने तुरंत टॉपिक बदल दिया और बोला, नहीं, असल में वह तो अंदर है, डॉक्टर के केबिन में। मैं उसके साथ आया हूं, चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। दिव्या चिल्लाकर बोली, खबरदार मत आना तुम यहाँ पर, और अगर आना ही हो तो तुम अस्पताल में हो ना, सुबह अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर ही आना। अमन को जवाब देने का मौका मिला ही नहीं और कॉल कट हो गई। साकिब बेदी अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा चुके थे। इस बीच उसने जवाब दिया, मैं असल में एक दोस्त के साथ हूं। दिव्या भी शातिर थी, झट से पूछ लिया उसने, कहां है तुम्हारा दोस्त, बात करवाओ। अमन ने तुरंत टॉपिक बदल दिया और बोला, नहीं, असल में वह तो अंदर है, डॉक्टर के केबिन में। मैं उसके साथ आया हूं, चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। दिव्या चिल्लाकर बोली, खबरदार मत आना तुम यहाँ पर, और अगर आना ही हो तो तुम अस्पताल में हो ना, सुबह अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर ही आना। अमन को जवाब देने का मौका मिला ही नहीं और कॉल कट हो गई। साकिब बेदी अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा चुके थे। इस बीच उन्होंने कई बार अमन को घर जाने के लिए कहा, लेकिन अमन हर बार मना करता रहा। उसने सिगरेट का आखिरी कश खींचा, फिर बची हुई सिगरेट नीचे फेंककर जूते से मसल दी। इसके बाद वह अंदर गया और एक हवलदार से बोला, सुनो, तुम्हारी रचना मैडम को फोन लगाओ और पूछो कहां है वह। 5 घंटे पहले मेरे खिलाफ सबूत जमा करने गई थी और अभी तक नहीं लौटी। मैं शादीशुदा आदमी हूं यार, घर पर मेरी बीवी तलवार लेकर बैठी है, अगर टाइम पर नहीं गया तो कहीं जाने लायक नहीं बचूंगा। हवलदार तो अमन के हर हुक्म की तामील करने को मजबूर था। उसने फौरन फोन उठाया और इंस्पेक्टर रचना अग्रवाल को कॉल लगा दिया। दूसरी रिंग पर फोन उठ गया। हवलदार ने पूछा, सुनिए मैडम, ये सर पूछ रहे हैं कि आप कब तक लौटेंगी, इन्हें घर जाना है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा,
फिर रचना अचानक बोल पड़ी, उसे बिठा कर रखो, मैं बस पहुंच रही हूं, मुझे सबूत मिल गया है। आखिर रचना के हाथ कौन सा सबूत लगा है अमन के खिलाफ? क्या अमन अब हवालात की हवा खाएगा? क्या दिव्या आएगी उसे बचाने? क्या दिव्या के सामने आ जाएगी अमन की हकीकत? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी पॉकेट एफएम ऐप पर।